तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तरफ से वो दो तीन फॉर्मर उनके जो लोग हैं एक्टिव हुए हैं, डायलॉग कमेटी फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं। ख़ुद जो उन्होंने अपोजिशन की कमेटी बनाई वहाँ से भी बातचीत का तज़किरा हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने भी जवाबी तौर पर कहा। यहाँ से भी कुछ लाइन ड्रॉ की गई है कि ये लाइन रेड लाइन, इसको क्रॉस नहीं करने देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, जो वो कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो चलें एक अपनी जगह एक पीटीआई का एक फॉर्मर धड़ा है या जो कुछ भी है। नहीं, लेकिन वो अचकजई वाले फोरम जो बाकायदा था उसने भी तो बातचीत के लिए चैप्टर खोला है। नहीं देखिए, वो तो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, लेकिन यहाँ रेड लाइंस ड्रॉ हो गई। नहीं देखिए, वो रेड लाइंस तो हैं। देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक बात की है वो तो एक हमारा एक मुस्तकिल रवैया रहा है कि अगर कोई भी कौमी इश्यूज़ के ऊपर मईशत हो, दहशत गर्दी हो और संजीदगी से कोई बात करना चाहता है कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तो हम मौजूद हैं। बल्कि एक दफ़ा मुज़ाकरात का अमल शुरू भी हुआ था याद सादिक साहब की क़यादत में, जिससे पीटीआई उठकर गई थी। तो दीगर और दफ़ा दावतें हुई हैं। जाफ़र एक्सप्रेस के बाद कौमी असम्बली के फोर्थ ब्रीफिंग थी। नहीं देखिए, रेड लाइन मेरे नज़दीक तो जी आज भी मुझसे तो अभी तक वो ट्वीट ही नहीं हज़म हो रहा जो अडियाला में बैठे शख्स ने किया 10-12 दिन पहले, जो अभी तक वहाँ पर कायम है और जो पीटीआई का अकाउंट उछाल रहा है आज तक। मतलब कि वो कौन सी सियासत है। और अगर आपको कोई मानता भी है कि आपके साथ आपका जो भी मौक़िफ़ है आपकी सियासत के हवाले से, तो किस तरह वो जस्टिफाई करता है वो ज़बान। वो फिर कौमी सलामती के ज़ुमरे में ना आए तो क्या है। जब आप अफ़गानिस्तान के साथ जंग के मतलब वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो तकरीबन अफ़गानिस्तान करता है, या आप दहशतगर्दी के मतलब वो अल्फाज इस्तेमाल करें पाकिस्तान में जो भारत करता है, और आप अपनी अफवाज को उस तरीके से नेगेटिव तरीके से इन दोनों तनाजुर में उसका जिक्र करें। मैं जानबूझकर वो जुमले नहीं दोहरा रहा, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ क्योंकि वो दोहराते हुए भी दर्द होता है। और आप अपनी अफवाज और उसके सरबराह के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान आपने उसमें इस्तेमाल की, तो आप किस तरह उसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए, आप दहशतगर्दी की जंग में मदद नहीं बन सकते, मगर आप रकावट तो कम से कम ना बने। आप रकावट बने, आप बार बार बने, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल बात की करना उनकी ग्रेस है। ये हमारी जमात की एक सियासी मैच्योरिटी है। मगर मेरे नज़दीक ये रेड लाइंस ड्रॉ होना इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं है। मेरे नज़दीक पीटीआई ने ये काम किए, 9 में हुआ है। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग आज जारी है, जिसमें आपकी पीटीआई की हुकूमत ने उसमें हिस्सा डालने के बजाय उसमें रकावट वो बनी है। जो रियासत आज जंग लड़ी है, जिसमें उसके जवान कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, साथ साथ जद्दोजहद भी कर रहे हैं, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हैं, उस पर सवालिया निशान पीटीआई उठाती है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अलहदा उठाया, इन साहब ने अलहदा उठाया जो नए सीएम आए हैं, और आपने उसमें हिस्सा डालने के बजाय आपने खैबर पख्तूनख्वा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए। तो इसलिए इस तरह की बातें फिर जस्टिफाइड होती हैं जिस तरह के जुमले आए हैं। सर, किसी भी मुल्क में दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर फ़ौज वर्सेस कोई सियासी जमात एक सिचुएशन पैदा हो जाए ना, तो मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। इसमें तो दो राय है ही नहीं, ये नहीं होनी चाहिए सिचुएशन। एमिकेबली मुफाहमत के साथ रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन किसी मुल्क के वज़ीर आज़म या साबिक़ वज़ीर आज़म को हम ख़तरनाक दहशत गर्दों की तरह जेल में डाल दें। पहले नवाज शरीफ को डाला था, अभी इमरान खान जेल में। तोशाखाना के तहफ़ पूरे पाकिस्तान के तमाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने वसूल किए हुए हैं। यहाँ तोशाखाना पे 10 साल सज़ा दे दें। तो वी नीड टू स्ट्राइक सम मिडिल ग्राउंड जिसमें रास्ता निकले, रास्ते बंद ना हो। नदीम साहब देखिए, बात यह है, वो जो कैद है, कैद का तो मामला सीधा साधा जराइम के साथ। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं क्या 190 मिलियन पाउंड केस एक ओपन छठ केस नहीं है। 190 मिलियन पाउंड यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान हुकूमत को दिए कि आपके एक शहरी ने हमारे साथ एक जुर्माना अदा किया, एक सेटलमेंट की है, हम ये आपके पैसे हम आपको देते हैं। इमरान खान साहब ने वो पैसे बंद लिफाफों में कैबिनेट से अप्रूव करा के वापस उसी शख्स की जेब में डाल दिए जो हुकूमत के पैसे थे। सर, मैं इमरान खान का जो रोल है 190 मिलियन पाउंड में, वो कंट्रोवर्शियल है। मैं उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, सवाल पहले भी उठाता था, अब भी उठाऊँगा। लेकिन 190 मिलियन पाउंड में भी आपने जो नैब लॉ अमेंड किया है, उसके बाद आप उसको सजा नहीं दे सकते। नहीं देखिए, एक वो बात हो तो एक दूसरी मुतनाज़ा किस्म की सूरत हाल है। नहीं, उसके अलावा नदीम साहब, घड़ी की तोशाखाना का केस लेता, ये ज्वेलरी का केस देखिए, बुनियादी तौर पे आपने एक किस ने ज्वेलरी नहीं ली या गाड़ियां नहीं ली या तोहफे नहीं ली? नहीं, आपने रूल्स का और लॉ की पासदारी नहीं की इस केस में। लेने का हक एक था। अकाउंट रिसीवेबल पे नवाज शरीफ को सजा हो सकती? नहीं देखिए वो तो पनामा के नाम पे काम है, वो बिल्कुल इक्विवेलेंस नहीं है। नहीं, मगर हिस्ट्री ऑफ नहीं, एंड देन 9th में उसके अलावा तोशा खाना उसके अलावा है, 190 मिलियन पाउंड उसके अलावा है। तो उन सजाओं का तो देखिए, उस कैद का तो डायरेक्ट जो लिंक है वो शख्स के जराइम के साथ है। जो दूसरी बात है वो अलहदा है कि आपके अगर हम
बयानिया आपका मौक़िफ़ मान भी लें, आप जब वकालत करते हैं अपने ज़ाती केसेस के मुतालिक, तब भी किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं वो अल्फाज जो आज आप जेल से अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं? सर, इकॉनमी की तरफ चलूँगा, लेकिन मेरी बड़ी सिंसियर और हम्बल आप सारे लोगों से दरख्वास्त भी है और मशवरा भी है। आरिफ हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी मशवरा मेरे से मुख्तलिफ नहीं होगा कि अपने सियासी तनाज़ात को समेटें। पाकिस्तान की इकॉनमी उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। खुदा का नाम है, इस मुल्क का सोचें, 25 करोड़ लोगों का। नदीम साहब, इन तनाज़ात को समेटें। ये जो लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं हमारे मफाद में नहीं है। नदीम साहब, मेरी गुजारिश ज़रा सुन लीजिए इसमें। देखिए, ताली दो हाथ से बचती है। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने बात की ना, मुज़ाकरात की या बातचीत की, हम पहले भी करते रहे। जब ये कौमी असम्बली में कौमी इशूज़ के ऊपर स्टैंडिंग कमेटीज़ में, आपको आरिफ हबीब साहब एक कमेटी में थे हमारे साथ, एक इशू था स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का, मुझे सब कमेटी का चेयर बनाया गया, आरिफ हबीब साहब आए, पीटीआई के लोग थे, हमने मिल बैठ के एक मसले का हल निकाला। मगर वो तब है जब आप वो सोच रखते हो और आप वो काम करना चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते और आपकी सारा मुद्दा ये हो कि हमने सेनेट और असेंबली में सिर्फ एक अपने मुजरिम लीडर की रिहाई के लिए उसको इस्तेमाल करना और हमने नहीं बात करनी, तो हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते। आरिफ हबीब साहब पीआईए के इस कामयाब अमल से गुजर के और उसको पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में उसको हासिल करने को बहुत अच्छा प्रोसेस था और आपकी कामयाबी भी बहुत अच्छी थी। आपने बिड्स को कम्पीट किया और दूसरे पे भी टब्बा साहब का ग्रुप बड़ा एक ऑनरेबल ग्रुप है, सही से मुकाबला हुआ। मैं अगर तो आप चाहें, जो डिस्कशन हम सियासी मैदान में भी कर रहे थे, एक एल्डरली इनको एडवाइस करना चाहें तो ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका भी मशवरा इससे मुख्तलिफ नहीं होगा कि सियासी तनाज़ात समेटें, पाकिस्तान की इकॉनमी को संभल लें और आगे बढ़ने का मौका दें। अगर कमेंट करना चाहें तो कर लें, फिर हम इकॉनमी की तरफ आ जाएंगे। जी जी, नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। हर शख्स जो है पाकिस्तान में चाहता है कि तमाम जो इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात, वो जो है मिल बैठ के बात करके उनको हल करना चाहिए और वो एक पीसफुल अंदाज में हो। तो उसमें ज़ाहिर है जो लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि उस डायरेक्शन में काम करें। और न सिर्फ यही, मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने पड़ोसियों से भी जो है ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें करनी चाहिए हमें, ताकि फिर जो है सही मानों में आवाम के मफाद के लिए जो है वो तरक्की हो सकेगी। आरिफ साहब, मैं एक आपको बीइंग जर्नलिस्ट बाज़ चीज़ों के ऊपर हम सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मशवरा भी देना चाहूँगा। हो सकता है कि ये छोटी सी एक कोशिश हो, लेकिन आपकी कोशिश हो सकता है पाकिस्तान की मदद भी करने में काफ़ी मुआवनत फराहम करे। आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद अली टब्बा साहब, AKD साहब, कुछ और बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात को साथ शामिल कर लें। एक ग्रुप की शक्ल में आप फील्ड मार्शल साहब को भी मिलें, प्राइम मिनिस्टर को भी मिलें, इवन इमरान खान को जाके मिलें और इन सारों से कहिए कि रास्ता निकालें पाकिस्तान की खातिर। आपकी आप गैर सियासी लोग हैं, आपकी कई हुई बात में वज़न होगा, हो सकता है कि चीज़ पाकिस्तान के मसाइल का हल बन जाए। जी, आई थिंक तजवीज़ ठीक है ये, और इसमें हम डेफिनेटली अपने ग्रुप में इसको जो है वो डिस्कस करते भी हैं और मज़ीद भी करेंगे इसको। बहुत शुक्रिया आपका इसको कंसिडर करने के लिए, और अगर आप इसको आगे लेके चलें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी हमें शख्सियत चाहिए जो ये मुख्तलिफ लोग पोजीशंस लेके बैठ गए हैं ना, सिर्फ इनको पोजीशंस को नरम करते हुए मुफाहमत की तरफ ले जाने के लिए, और आप जैसे लोग इसमें रोल अदा कर सकते हैं। सर, PIA की प्राइवेटाइजेशन पे आ जाते हैं। 135 तक गया, 100 अरब की रिज़र्व प्राइस थी और आपने बड़ा एग्रेसिवली उसको बिड किया, कम्पीट किया। क्या पोटेंशियल आपको नज़र आता है PIA में? देखिए, एक तो पाकिस्तान जो है 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, फिर हमारे पास जो है इसमें बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि रिलीजियस ट्रैवलिंग जो है वो एक कैप्टिव मार्केट है। हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ अभी 14 मिलियन के करीब जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर जो है वो काम कर रहे हैं, और अगर उनकी फ़ैमिली को हम साथ मिला लें और 5 की फ़ैमिली को भी हम करें तो कोई 7 करोड़ जो है ऐसे मुंसलिक हैं लोग इनसे कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के साथ हैं, तो उनकी भी अक्सर ट्रैवलिंग रहती है। फिर इंटरनली जो है भी जो है उसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर ये जो फ़्लाइट्स हैं हमारी यूरोप की, कनाडा की, और उसमें डायरेक्ट फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी फ़ॉरेन एयरलाइंस के ज़रिए जाते हैं तो ट्रैवलिंग टाइम जो है वो 18 घंटे जो है वो बन जाता है, जबकि डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो 7 घंटे की होती है। तो इस किस्म की
जो मार्केट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अगर अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए कैप्चर किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। और इसी वजह से इसमें जो है कंपनी के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी कैपिटल जो है वो कमिट हुआ है, ताकि जो मकसद है, मकसद ये होना चाहिए कि एयरलाइन की सर्विसेज को आवाम के लिए बेहतर बनाया जाए। तो वो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। आरिफ साहब, जो बड़ी मेरी दिली ख्वाहिश है कि पीआईए के पास एक नए जहाज़ का बाकायदा फ्लीट हो, जैसे एमिरेट्स के पास है। किसी ज़माने में पीआईए से एक जहाज़ गया था, एमिरेट्स की बुनियाद डाली गई थी। आज हमारे पास 18 जहाज़ जो चलते हैं वो भी मांगे तांगे के लीज़ पे लिए हुए हैं और बहुत बुरी हालत में। उनकी सीटों पे आप कराची तक सफ़र करें तो कमर दर्द करती है। तो नए जहाज़ आएँ, बोइंग आएँ, एयरबस आए, जो भी आप लें, लेकिन मॉडर्न किस्म का फ्लीट हो। यहाँ से लंदन, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ़्लाइट चलाएँ। कुछ इस तरह का प्लान है? कुछ रोशनी डालें। देखिए, पहले तो जो है हमारे जो 320 जो है, या जिसको हम नैरो बॉडी एरोप्लेन्स कहते हैं, उसमें और ज़्यादा ज़रूरत है। और जो एडवाइज़र्स हैं हमारे, उनका भी जो है वो एडवाइस है कि आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। जो ऑलरेडी हमारी रूट्स हैं और वो रूट्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ़्लाइट्स जो हैं वो कम हैं, उनको बढ़ाने से जो है ये है कि एक तो ये है कि सब लोगों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए जो है वो सहूलियात पैदा होंगी। मैनी टाइम ये होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फ़्लाइट जो हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। तो उन लिमिटेड फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी को जो है वो बेहतर करके आप ज़्यादा ट्रैवलर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हो। उसमें ही ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, एक तो ये है कि उसमें नए जहाज़ की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत टाइट है और वो 2030 और 31 की डिलीवरीज की अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो नैरो बॉडी एयरप्लेन्स हैं, ये सेकेंड हैंड मार्केट में 5 साल, 7 साल, 8 साल जहाज़ जो है पुराने अवेलेबल होते हैं और जो बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो आई थिंक पहला फोकस जो है वो उस पर होगा। और फिर ये कि एक लिमिटेड वे में वाइड बॉडी भी होगा, जो लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स के लिए जो है वो कारआमद होंगे।